पृथ्वीराज चौहान। ये नाम सुनते ही वीरता, शौर्य और पराक्रम की एक तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है ना? एक ऐसे महान सम्राट की कहानी जिसमें प्यार भी है, धोखा भी है और जबरदस्त बहादुरी भी। पर सवाल ये है कि इस कहानी में सच्चाई कितनी है और फसाना कितना। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चुको चौहान। पृथ्वीराज रासो का ये दोहा तो शायद सबने सुना होगा। एक ऐसा सीन जहां एक अंधा राजा सिर्फ आवाज सुनकर अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला ले रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है ना? एक कमाल की बदला लेने की कहानी। पर क्या ये सच में हुआ था? यही वो सवाल है जो आज हम टटोलने वाले हैं। चलिए, पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि उनकी मशहूर कहानियों के पीछे का असली इतिहास क्या है। तो शुरू से शुरू करते हैं। आखिर कौन थे पृथ्वीराज चौहान और कहां से शुरू हुई उनकी कहानी? बात करते हैं एक राजा के बचपन की, उनके असाधारण यौवन की। तो देखिए, चौहान वंश की नींव तो बहुत पहले 6ठी शताब्दी में वासुदेव चौहान ने रख दी थी। सदियों बाद इसी वंश में राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरी देवी के यहाँ साल 1166 में जन्म हुआ पृथ्वीराज का। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई और इतनी छोटी सी उम्र में उन्हें अजमेर की राजगद्दी संभालनी पड़ी। सोचकर देखिए, एक 11 साल का बच्चा और कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी। पर पृथ्वीराज कोई आम राजकुमार नहीं थे। वो एक तरह से वंडर किड थे। उन्हें इतिहास, गणित, यहाँ तक कि मेडिसिन और फिलॉसफी की भी गहरी समझ थी। कई भाषाएं जानते थे और तलवारबाजी और तीरंदाजी में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। बल्कि उनके पास एक कमाल की कला थी, शब्द भेदी बाण, मतलब आंखें बंद करके सिर्फ आवाज के दम पर सटीक निशाना लगा देना। यहाँ तक कि कहानियों में तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने नंगे हाथों से एक शेर को मार गिराया था। वाकई एक असाधारण प्रतिभा। तो इतनी कम उम्र में राजा बनने के बाद पृथ्वीराज रुके नहीं। अपनी माँ रानी कर्पूरी देवी के गाइडेंस में उन्होंने सिर्फ अपना सिंहासन नहीं बचाया, बल्कि एक बहुत बड़े, एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखनी शुरू कर दी। और उन्होंने ये साबित भी कर दिया। देखिए, 1180 में उन्होंने अपने ही चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को कुचलकर अपना दावा मजबूत किया। फिर 2 साल बाद 1182 में भदानकों को हराया, जिससे दिल्ली तक का इलाका महफूज हो गया। और उसी साल महोबा के चंदेल राजा से एक बहुत बड़ा और खूनी युद्ध लड़ा। वो जीते जरूर, पर इस जीत की कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी। अब लड़ाइयों और राजनीति से हटकर एक ऐसी कहानी पर आते हैं जिसके बिना पृथ्वीराज चौहान का जिक्र अधूरा है। ये कहानी है उनके इश्क की, संयोगिता के साथ उनकी अमर प्रेम कहानी। पर क्या ये सच में एक प्रेम कहानी थी या सिर्फ एक किंवदंती? तो कहानी कुछ यूं है, जैसा कि पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से सुनकर मन ही मन उन्हें अपना दिल दे बैठती हैं। पर उनके पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज को अपना दुश्मन मानते थे। तो जब उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रखा तो पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनका पुतला बनवाकर दरवाजे पर द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। लेकिन संयोगिता ने क्या किया? उन्होंने सभा में मौजूद सभी राजा महाराजाओं को नजरअंदाज किया और सीधा जाकर उस पुतले के गले में वरमाला डाल दी। और कहते हैं कि ठीक उसी पल पृथ्वीराज चौहान वहां आ पहुंचे और भरी सभा से संयोगिता को अपने साथ ले गए। एकदम फिल्मी सीन है ना? अब देखिए, ये कहानी सुनने में जितनी रोमांटिक और साहसी लगती है, ऐतिहासिक तौर पर उतनी ही संदिग्ध है। ज्यादातर इतिहासकार इसे एक बहुत ही खूबसूरत पर काव्यात्मक कल्पना मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जिक्र पृथ्वीराज रासो के अलावा उस दौर के किसी भी और ऐतिहासिक रिकॉर्ड में मिलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कहानी शायद सदियों बाद पृथ्वीराज के किरदार को और भी ज्यादा वीर और रोमांटिक बनाने के लिए जोड़ी गई। खैर, संयोगिता की कहानी सच हो या ना हो, एक बात तो पक्की थी, जयचंद जैसे भारतीय राजाओं से पृथ्वीराज की दुश्मनी भारत को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी। और ठीक इसी समय पश्चिम से एक बहुत बड़ा खतरा हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, और वो खतरा था मोहम्मद गौरी। अब यहाँ एक और बहुत मशहूर बात आती है। आमतौर पर यह माना जाता है, कहानियों में कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद घौरी को 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार हराया था और हर बार दरियादिली दिखाकर उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन इतिहास की किताबें कुछ और ही कहती हैं।
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 17 लड़ाइयों की बात एक मिथक है। असल में उन दोनों के बीच 2 बड़ी और निर्णायक लड़ाइयां हुईं। पहली 1191 में तराइन की पहली लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्त जीत हासिल की, और दूसरी ठीक 1 साल बाद 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, जहां पूरा खेल ही पलट गया। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ 1 साल में ऐसा क्या बदल गया? देखिए, पहली लड़ाई में गौरी ने आमने सामने की टक्कर ली थी, जिसका पृथ्वीराज की विशाल सेना और हाथियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। गौरी बुरी तरह घायल हुआ और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन दूसरी बार वो सबक सीख कर आया था। उसने चालाकी चली। उसने अपनी सेना को पीछे हटने का नाटक करने को कहा। पृथ्वीराज की सेना धोखे में आ गई और उनका पीछा करते हुए बिखर गई। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर गौरी ने सुबह सुबह एक ऐसी सेना पर हमला कर दिया जो लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं थी। नतीजा, पृथ्वीराज की हार। तराइन की दूसरी लड़ाई में हार के साथ ही पृथ्वीराज चौहान का भाग्य तय हो चुका था। पर उनकी मौत कैसे हुई? बस यहीं आकर इतिहास और कहानी के रास्ते अलग हो जाते हैं और शुरू होता है मिथकों का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अध्याय। तो देखिए, पृथ्वीराज के अंत को लेकर एक नहीं बल्कि कई थ्योरीज हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो तराइन के युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हुए। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि उन्हें बंदी बना लिया गया और बाद में विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में मार दिया गया। और फिर आती है वो कहानी जो हम सबने सुनी है, पृथ्वीराज रासो की कहानी, कि उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, उनकी आंखें फोड़ दी गईं और फिर उन्होंने वहीं अपने शब्दभेदी बाण से गोरी को मारकर बदला लिया। लेकिन चलिए, इस कहानी का एक फैक्ट चेक करते हैं। जब हम इसे इतिहास की कसौटी पर रखते हैं तो ये कहानी टिक नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक सबूत साफ साफ बताते हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु 1192 में हो गई थी, जबकि मोहम्मद गोरी, उसकी मौत हुई थी 14 साल बाद 1206 में। तो जाहिर है पृथ्वीराज के हाथों उसके मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तो और, जिस पृथ्वीराज रासो में ये कहानी लिखी है वो भी पृथ्वीराज के समय के कई 100 साल बाद लिखी और बढ़ाई गई। तो ऐतिहासिक तौर पर ये बदला लेने वाली कहानी सच नहीं हो सकती। तो पृथ्वीराज की हार भले ही इतिहास का एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ थी, पर उनकी कहानी, उनकी विरासत तो असल में यहीं से शुरू हो रही थी। उस हार का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ भारत में एक नए शासन की शुरुआत हुई जो अगली कई सदियों तक चलने वाला था। लेकिन अपनी हार के बावजूद आज भी, सदियों बाद भी, पृथ्वीराज चौहान का नाम राजपूत वीरता, राष्ट्रीय गौरव और विदेशी आक्रमण के खिलाफ खड़े होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। उनकी असली कहानी से ज्यादा उनकी पौराणिक कहानी ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित किया है। तो आखिर में सवाल यही है, हम इतिहास से ज्यादा कहानियों और किंवदंतियों को क्यों याद रखते हैं? पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें सिर्फ उनकी बहादुरी के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये भी बताती है कि हम अपने नायकों को कैसे याद रखना चाहते हैं, एक कहानी के तौर पर या एक इतिहास के तौर पर। शायद इसी सवाल में उनकी असली विरासत छिपी है।